Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. भारत जैसे लोकतंत्र में ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं है। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का आप कह सकते हैं आधार है। बिल्कुल, हर नागरिक की डिग्निटी, उसकी फ्रीडम, सब इन्हीं अधिकारों पर तो टिकी है। और इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC। आज हम एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 57 के आधार पर इसी NHRC को समझेंगे, खास तौर पर UPSC एग्जाम के नजरिए से। हाँ, और सबसे पहले ये बात साफ होनी चाहिए कि NHRC एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये। अच्छा, मतलब संविधान ने नहीं बनाया इसे? नहीं, इसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1999 के तहत बनाया गया था और इसकी जड़ें पेरिस प्रिंसिपल्स में है। ये UN ने अपनाए थे। पेरिस प्रिंसिपल्स ये क्या है? ये इन दुनिया भर में जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी आज़ादी और इफेक्टिवनेस के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। मतलब ये संस्थाएं कितनी इंडिपेंडेंट और असरदार हों इसके लिए गाइडलाइंस है। समझ गया। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। NHRC का स्ट्रक्चर क्या है, नियुक्ति कैसे होती है, इसके काम, इसकी शक्तियां और हाँ वो सीमाएं जिन पर हमेशा सवाल उठते हैं। और 2019 के अमेंडमेंट्स को भी देखेंगे। क्या बदलाव लाए वो? हाँ बिल्कुल, हमारा मिशन है UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो जरूरी इनसाइट्स है वो निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बनावट से। कौन कौन होते हैं इसमें? NHRC एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 5 मेंबर्स। चेयरपर्सन कौन बन सकता है? इसमें शायद कुछ बदलाव हुआ था हाल में। हाँ, 2019 में पहले सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बन सकते थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जज चेयरपर्सन बन सकते हैं, तो दायरा थोड़ा बढ़ाया है। ओके, और मेंबर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? मेंबर्स में देखिए, एक मेंबर होंगे सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग या रिटायर्ड जज। ठीक है। एक मेंबर होंगे किसी हाई कोर्ट के सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस और इनके अलावा 3 और सदस्य होंगे, ऐसे लोग जिन्हें ह्यूमन राइट्स में खास जानकारी या प्रैक्टिकल अनुभव हो। अच्छा, 3 विशेषज्ञ। हाँ, और इन 3 में से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ये 2019 अमेंडमेंट की एक बहुत अहम बात है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए। ये तो बहुत अच्छा प्रावधान है। तो ये हो गए चेयरपर्सन और 5 सदस्य। इनके अलावा भी कोई होता है? हाँ, 7 पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, और ये लिस्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो अक्सर पूछ लेते हैं। कौन कौन है ये 7? देखिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन, फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन, ये 2019 में जोड़े गए। अच्छा, NCBC वाले। हाँ, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन, ये भी 2019 में आए। और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इन्हें भी 2019 में जोड़ा गया। तो मतलब कुल मिलाकर 7 एक्स ऑफिशियो सदस्य हो गए। ये सब कमीशंस भी तो अपने अपने क्षेत्र में ह्यूमन राइट्स का ही काम करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इनका NHRC से जुड़ना इसे और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है। चलो, अब देखते हैं कि इन सभी सदस्यों की नियुक्ति होती कैसे है। मतलब चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। हाँ, एक कमेटी होती है शायद। बिल्कुल, एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर। और ये कमेटी NHRC के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। इस कमेटी की कॉम्पोजिशन कौन कौन होता है इसमें? इसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो चेयरपर्सन होते हैं कमेटी के। ठीक। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, और यूनियन होम मिनिस्टर। अरे वाह, मतलब सरकार भी है, विपक्ष भी है। ये तो काफी बैलेंस्ड कमेटी लगती है। हाँ, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। और एक और बात, अगर किसी सर्विंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को सदस्य बनाना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करना भी जरूरी है। तो नियुक्ति प्रक्रिया तो काफी मजबूत दिखती है। अब आते हैं इनके कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया पर। ये भी तो आयोग की स्वतंत्रता के लिए उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल, 2019 अमेंडमेंट के बाद
चेयरपर्सन और मेंबर्स का कार्यकाल बदल गया है। अब ये 3 साल या 70 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, तब तक पद पर रहते हैं। पहले 5 साल था ना? हाँ, पहले 5 साल था, अब 3 साल कर दिया है। लेकिन वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात जो इनकी निष्पक्षता पक्की करती है, पद छोड़ने के बाद चेयरपर्सन और मेंबर्स केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी या पद नहीं ले सकते। ये तो बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में किसी पद का लालच ना रहे। सही कहा। और इन्हें हटाना क्या वो आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट उन्हें सिर्फ प्रूव्ड मिसिव बिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटा सकते हैं। साबित कदाचार या अक्षमता। हाँ, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करे और हटाने की सिफारिश करे। ये नहीं कि सरकार ने चाहा और हटा दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जांच मैंडेटरी है। बिल्कुल। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए। हालांकि कुछ और ग्राउंड्स भी हैं जहां प्रेसिडेंट सीधे हटा सकते हैं बिना एससी जांच के। वो कौन से ग्राउंड्स हैं? जैसे अगर वो दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए, या अपने कार्यकाल के दौरान कोई दूसरा पेड एम्प्लॉयमेंट ले लें, अच्छा। या फिर अगर वो मानसिक या शारीरिक रूप से इतने अक्षम हो जाएं कि काम ना कर सके, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी कहते हैं इसे, या अनसाउंड माइंड के पाए जाएं, या किसी ऐसे अपराध के दोषी पाए जाएं जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड शामिल हो। नैतिक अदमता वाले अपराध। हाँ, इन मामलों में एससी जांच की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेसिडेंट सीधे हटा सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य आधार मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, उसके लिए एससी इंक्वायरी जरूरी है। तो ये जो सारी बातें हैं, नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, हटाने की मुश्किल प्रक्रिया, सर्विस कंडीशंस का तय होना, अपना स्टाफ रखने की शक्ति, ये सब मिलकर एनएचआरसी को कागजों पर तो काफी आजाद बनाते हैं। हाँ, बनाते तो हैं। इंडिपेंडेंस के लिए ये प्रावधान बहुत जरूरी हैं। पर सवाल ये है कि ये आयोग असल में करता क्या है? इसके फंक्शंस और पावर्स क्या हैं? एनएचआरसी के काम काफी फैले हुए हैं, वाइड रेंजिंग है। सबसे मुख्य काम है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की शिकायतों की जांच करना। किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन की? हाँ, या अगर कोई सरकारी कर्मचारी मतलब पब्लिक सर्वेंट ऐसे किसी वायलेशन को रोकने में लापरवाही बरतता है तो उसकी भी जांच करना। और ये जांच कैसे शुरू होती है? आयोग खुद से संज्ञान ले सकता है, माने सुओ मोटो, या किसी पीड़ित की याचिका पर, या फिर अगर कोई कोर्ट आदेश दे। अच्छा, सुओ मोटो भी ले सकता है? बिल्कुल। इसके अलावा अगर मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा कोई मामला किसी कोर्ट में चल रहा है तो आयोग कोर्ट की इजाजत से उसमें इंटरवीन भी कर सकता है। मतलब मामले में पक्ष बन सकता है। एक तरह से हाँ, अपनी बात रख सकता है। और ये राज्य सरकार को बताकर किसी भी जेल या ऐसी जगह जा सकता है जहां लोगों को हिरासत में रखा गया हो। जेलों का दौरा? क्यों? धान या किसी और कानून के तहत जो ह्यूमन राइट्स सेफगार्ड्स दिए गए हैं, उनकी समीक्षा करता है, देखता है कि वो कितने प्रभावी हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स? हाँ, या कोई और कानून जो मानवाधिकारों से जुड़ा हो। ये आतंकवाद जैसे मुद्दों की भी समीक्षा करता है जो मानवाधिकारों के एंजॉयमेंट में बाधा डालते हैं, और उनके समाधान के उपाय बताता है। और रिसर्च वगैरह भी करता है? बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करता है और खुद भी करता है। समाज में ह्यूमन राइट्स लिटरेसी फैलाना, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना, ये भी इसका एक बहुत अहम काम है। जागरूकता फैलाना मतलब एजुकेशन कैंपेन्स वगैरह? हाँ, और एनजीओस के काम को भी इनकरेज करता है जो इस फील्ड में लगे हुए हैं। संक्षेप में कहें तो इसका मकसद है देश में एक ह्यूमन राइट्स कल्चर को बढ़ावा देना। काफी व्यापक काम है। अब शक्तियों पर आते हैं। जांच करते समय एनएचआरसी के पास क्या पावर्स होती हैं? सुना है सिविल कोड जैसी शक्तियां होती हैं। हाँ, बिल्कुल। जब एनएचआरसी कोई जांच कर रहा होता है तो उसके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां? मतलब ये किसी को भी समन भेज सकता है, हाजिर होने के लिए कह सकता है, शपथ पर बयान ले सकता है। अच्छा। कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है कहीं से भी। हाँ। एफिडेविट्स पर एविडेंस ले सकता है, किसी भी कोर्ट या सरकारी दफ्तर से पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवा सकता है। गवाहों या डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए कमीशन भी जारी कर सकता है। तो जांच के लिए काफी शक्तियां हैं इसके पास। सुनने में तो काफी पावरफुल लगता है, लेकिन क्या कोई सीमा भी है इन शक्तियों पर? हाँ, एक बहुत बड़ी सीमा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें हुए 1 साल से ज्यादा ना हुआ हो। सिर्फ 1 साल?
मतलब अगर मानवाधिकार उल्लंघन हुए 1.5 साल हो गए तो एनएचआरसी कुछ नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। ये 1 ईयर लिमिटेशन इसकी इफेक्टिवनेस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। कई बार तो मामला सामने आने में ही वक्त लग जाता है। ये तो वाकई एक बड़ी लिमिटेशन है। और इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है? ज्यूरिसडिक्शन पूरे भारत में है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले मामलों और राज्यों से जुड़े मामलों दोनों को देख सकता है। यहीं पर यूपीएससी मेंस का एक क्लासिक सवाल बनता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों और शक्तियों का विश्लेषण करें, मानवाधिकारों के संरक्षण में ये कितना प्रभावी है? हाँ, इस सवाल का जवाब देते समय हमें इसके फंक्शंस जैसे जांच, सिफारिश, जागरूकता फैलाना और इसकी पावर्स, सिविल कोर्ट वाली शक्तियों को बताना होगा। लेकिन साथ ही इसकी सीमाओं पर भी बात करनी होगी, जैसे ये 1 साल वाली लिमिटेशन। मतलब सिर्फ शिकायतें सुनना ही नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव रोल निभाने की कोशिश भी है। बिल्कुल। तथ्यात्मक रूप से देखें तो एनएचआरसी ने बहुत से गंभीर मामलों में हस्तक्षेप किया है, जैसे हिरासत में हिंसा, पुलिस की निष्क्रियता, फर्जी मुठभेड़, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले। और सिविल कोर्ट वाली पावर्स से मदद मिलती होगी जांच में? हाँ, सबूत जुटाने में, गवाहों को बुलाने में, सरकारी रिकॉर्ड्स मंगाने में ये शक्तियां काम आती हैं। अच्छा, मान लीजिए जांच पूरी हो गई और एनएचआरसी को लगता है कि हाँ, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, जी तब वो क्या करता है? सजा दे सकता है? नहीं, यहीं पर इसकी एक और बड़ी सीमा सामने आती है। एनएचआरसी खुद सजा नहीं दे सकता। तो फिर क्या करता है? वो संबंधित सरकार या अथॉरिटी को रेकमेंड कर सकता है, सिफारिशें भेज सकता है। किस तरह की सिफारिशें? जैसे पीड़ित को कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस दिलवाने की सिफारिश, दोषी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमा चलाने या कोई और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की सिफारिश, या पीड़ित को फौरन कोई अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ दिलवाने की सिफारिश। सिर्फ सिफारिशें? मतलब मानना या ना मानना सरकार पर है? हाँ, आयोग ये सिफारिशें सरकार को भेजता है। सरकार को 1 महीने के अंदर बताना होता है कि उन्होंने इन सिफारिशों पर क्या एक्शन लिया है। और अगर सरकार कुछ ना करे या सिफारिश ना माने तो? तब आयोग कुछ और नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वो अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करे। हाँ, जरूरत पड़ने पर वो सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। वॉचडॉग की है, रक्षक प्रोटेक्टर की है, और मानवाधिकारों के प्रवर्तक प्रमोटर की है, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, गरिमा को बनाए रखने में मदद करता है। हाँ, इरादा तो यही है, लेकिन यहीं पर वो आलोचना आती है जिसका जिक्र आपने पहले किया था। हाँ, वो टूथलेस टाइगर वाली बात। बिल्कुल। टूथलेस टाइगर यानी दंतहीन बाघ, या इंडियाज टीजिंग इल्यूजन भी कहा गया है इसे, और इसके पीछे ठोस कारण है जो इसकी सीमाओं से जुड़े हैं। चलो अब देखते हैं कि इसकी मुख्य सीमाएं क्या हैं। सबसे बड़ी सीमा तो यही लगती है कि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, नॉन बाइंडिंग, एडवाइजरी नेचर की हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी आलोचना है। आयोग जांच कर सकता है, उल्लंघन पा सकता है, सिफारिश कर सकता है, पर उसे लागू नहीं करवा सकता। ये वायलेटर्स को सजा नहीं दे सकता, नहीं पीड़ित को सीधे कोई आर्थिक मदद दे सकता है। यहीं पर वो सिविल कोर्ट वाली शक्तियों का पैराडॉक्स दिखता है। जांच की शक्ति है, पर सजा दिलाने या राहत दिलवाने की सीधी शक्ति नहीं। बिल्कुल, सरकार को बस ये बताना है कि उन्होंने क्या किया। वो सिफारिशें मानने को बाध्य नहीं है। दूसरी बड़ी सीमा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस के संबंध में, मतलब सेना या अर्धसैनिक बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों में एनएचआरसी की भूमिका बहुत ही सीमित है। कैसे सीमित है? वो सीधे जांच नहीं कर सकता इन मामलों की। तो फिर क्या कर सकता है? वो केवल केंद्र सरकार से एक रिपोर्ट मांग सकता है। रिपोर्ट मिलने के बाद वो अपनी सिफारिशें सरकार को भेज सकता है। बस? मतलब जांच नहीं, सिर्फ रिपोर्ट मांगना और सिफारिश करना। हाँ। और सरकार को 3 महीने के अंदर बताना होता है कि उन्होंने उन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है। ये प्रक्रिया काफी अप्रत्यक्ष है और आर्म्ड फोर्सेस को काफी हद तक एनएचआरसी के दायरे से बाहर रखती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। आर्म्ड फोर्सेस के मामले में एनएचआरसी की शक्ति सीमित है। ये तो वाकई एक बड़ी कमी है। और वो 1 साल वाली समय सीमा का जिक्र हमने पहले ही किया था। हाँ, 1 ईयर लिमिटेशन, ये भी एक बड़ी बाधा है। कई बार उत्पीड़न के मामलों में शिकायत दर्ज कराने या प्रक्रिया शुरू होने में ही 1 साल से ज्यादा लग जाता है। ऐसे में पीड़ित न्याय से वंचित रह जाते हैं। और संसाधनों की कमी की भी बात होती है, स्टाफ वगैरह। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। लक्ष्मीकांत में भी इसका जिक्र है। आयोग के पास अपना पर्याप्त और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टाफ नहीं होता। वो काफी हद तक केंद्र और राज्य सरकारों की जांच एजेंसियों पर निर्भर रहता है। मतलब पुलिस या सीबीआई पर? हाँ, उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है कई बार।
और अक्सर स्टाफ में भी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। इससे मैन पावर शॉर्टेज और शायद इंडिपेंडेंस पर भी असर पड़ता है। तो ये सारी सीमाएं, सिफारिशों का बाध्यकारी न होना, आर्म्ड फोर्सेस पर सीमित अधिकार, 1 साल की समय सीमा और संसाधनों की कमी, ये सब मिलकर इसकी इफेक्टिवनेस को कम करती हैं। बिल्कुल, मेंस के लिए एनालिसिस करते समय इन सीमाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है और ये बताना भी कि कैसे ये आयोग के मैंडेट और जमीनी हकीकत के बीच एक गैप पैदा करते हैं। इन सब सीमाओं को देखते हुए ही शायद 2019 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। क्या मकसद था उनका? आयोग को मजबूत करना। हाँ, उद्देश्य तो यही बताया गया था। अब देखते हैं कि क्या बदलाव हुए। 2019 अमेंडमेंट से प्रीलिम्स के लिए कई की पॉइंट्स निकलते हैं। क्या क्या बदला? पहला, चेयरपर्सन की एलिजिबिलिटी। जैसा हमने बात की, अब रिटायर्ड एससी जज भी बन सकते हैं, सिर्फ सीजेआई ही नहीं। ठीक है। दूसरा, एक्सपर्ट मेंबर्स की संख्या 2 से 3 कर दी गई और 1 महिला सदस्य अनिवार्य हो गई। हाँ, ये भी हमने डिस्कस किया। तीसरा, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की लिस्ट बढ़ाई गई। एनसीबीसी, एनसीपीसीआर और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के चीफ कमिश्नर को जोड़ा गया। चौथा, चेयरपर्सन और मेंबर्स का टेन्योर 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया, या 70 वर्ष की आयु तक, लेकिन रीअपॉइंटमेंट को अलाउ कर दिया गया। कार्यकाल कम कर दिया, ये क्यों? इसके पीछे का तर्क स्पष्ट नहीं है, पर शायद ज्यादा लोगों को मौका देने या सरकार के हिसाब से तालमेल बिठाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन टेन्योर कम होने से इंडिपेंडेंस पर असर पड़ सकता है। तो और क्या बदलाव हुए? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस एसएचआरसी के लिए भी कुछ बदलाव किए गए। उनके चेयरपर्सन की एलिजिबिलिटी अब रिटायर्ड एचसी चीफ जस्टिस या जज भी बन सकते हैं, और टेन्योर 3 साल 70 वर्ष को भी एनएचआरसी जैसा कर दिया गया। मतलब राज्यों के आयोगों में भी बदलाव? हाँ, यूनिफॉर्मिटी आने की कोशिश। और एक और चीज, ये कहा गया कि केंद्र सरकार चाहे तो यूनियन टेरिटरीज के ह्यूमन राइट्स फंक्शंस एनएचआरसी को सौंप सकती है, दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली का अपना मानवाधिकार आयोग हो सकता है। अच्छा, तो ये सब बदलाव हुए, पर सवाल वही है, क्या इन बदलावों से एनएचआरसी मजबूत हुआ? क्या वो टूथलेस टाइगर वाली आलोचना का जवाब मिला? देखिए, कुछ बदलाव तो सकारात्मक लगते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी का दायरा बढ़ाना या ज्यादा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को शामिल करना। इससे आयोग का स्कोप शायद थोड़ा बढ़ता है। महिला सदस्य का होना भी अच्छा है। लेकिन टेन्योर कम करना और रीअपॉइंटमेंट? हाँ, इसके मिले-जुले प्रभाव हो सकते हैं। शायद कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, पर इंडिपेंडेंस पर सवाल उठ सकता है, जैसा आपने कहा। और सबसे बड़ी बात, जो कोर लिमिटेशन थी, सिफारिशों का नॉन बाइंडिंग होना, उसे तो नहीं बदला गया। मतलब वो सीमा तो वैसी ही है। हाँ, तो कह सकते हैं कि संरचनात्मक सुधार हुए हैं, पर शक्तियों के मामले में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है जिससे वो टूथलेस टाइगर वाली छवि बदल सके। समझ गया। तो चलिए, इस पूरी चर्चा को अब समेटते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मुख्य बातें, की टेकअवेज क्या होंगे? अब बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के हिसाब से देख लेते हैं। पहले प्रीलिम्स टेकअवे। ओके, प्रीलिम्स टेकअवेज। एनएचआरसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1990, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, पेरिस प्रिंसिपल्स पर आधारित है। कॉम्पोजिशन: 1 चेयरपर्सन, रिटायर्ड सीजेआई और एससी जज, प्लस 5 मेंबर्स, 1 एससी जज, 1 एचसी सीजे, 3 एक्सपर्ट्स जिनमें 1 महिला जरूर, प्लस 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, माइनॉरिटीज, एससी, एसटी, वुमेन, ओबीसी, चाइल्ड राइट्स, पीडब्ल्यूडी कमीशंस के हेड्स। ये लिस्ट याद रखनी है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं 6 सदस्यीय कमिटी की सिफारिश पर, पीएम, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन आरएस, लॉप्स, दोनों सदनों के, होम मिनिस्टर। टेन्योर 3 साल या 70 साल की उम्र तक। रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। रिमूवल: प्रेसिडेंट द्वारा एससी जांच के बाद, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी पर या सीधे कुछ और ग्राउंड्स पर। पावर्स: जांच के दौरान सिविल कोर्ट की शक्तियां, लिमिटेशंस। सिफारिशें एडवाइजरी, सलाहकारी, बाइंडिंग नहीं। आर्म्ड फोर्सेस पर सीमित रोल, सिर्फ रिपोर्ट मांगना, सिफारिश करना। 1 साल की टाइम लिमिट शिकायतों के लिए। रिसोर्सेज की कमी। 2019 अमेंडमेंट्स। एलिजिबिलिटी: चेयरपर्सन एसआरसी चेयर, टेन्योर 370, एक्सपर्ट मेंबर्स 3, 1 महिला, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एनसीबीसी, एनसीपीसीआर, पीडी जुड़े, एसएचआरसी प्रोविजंस, यूटी फंक्शंस,
ये सब याद रखने हैं। बहुत बढ़िया। ये हो गए प्रीलिम्स पॉइंट्स। हाँ जी। अब मेंस टेकअवेज क्या है? मेंस के लिए एनालिटिकल पॉइंट जरूरी है। एनएचआरसी की भूमिका, मानव अधिकार प्रहरी के रूप में इसका मूल्यांकन, ये सिर्फ शिकायतें सुनने वाला नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स कल्चर प्रमोटर भी है। इफेक्टिवनेस का एनालिसिस, इसकी शक्तियों जैसे सिविल कोर्ट पावर्स और सीमाओं, एडवाइजरी नेचर, आर्म्ड फोर्सेस, टाइम लिमिट, रिसोर्सेज के बीच का संतुलन दिखाते हुए इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करना, टूथलेस टाइगर वाली आलोचना को एड्रेस करना, इंडिपेंडेंस का महत्व, नियुक्ति, कार्यकाल हटाने की प्रक्रिया जैसे प्रावधान स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करते हैं या नहीं करते हैं, इसका महत्व बताना, 2019 अमेंडमेंट्स का प्रभाव, इन संशोधनों का आयोग के कामकाज पर क्या असर पड़ा है, इसका क्रिटिकल असेसमेंट करना, क्या ये सीमाओं को दूर करते हैं। मतलब मेंस में सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि एनालिसिस और क्रिटिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। शक्तियों और सीमाओं को तौलना होगा। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि जैसे केंद्र में एनएचआरसी है, वैसे ही राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस एसएचआरसीज भी हैं। हाँ, उनका क्या रोल है? वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों को देखते हैं। उनकी संरचना और कार्य भी काफी हद तक एनएचआरसी जैसे ही है, खासकर 2019 अमेंडमेंट्स के बाद। ठीक है, तो ये था एनएचआरसी पर हमारा विस्तृत विश्लेषण। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। भले ही एनएचआरसी की सिफारिशें लीगली बाइंडिंग ना हो, फिर भी क्या ये पब्लिक ओपिनियन बनाने में, मीडिया का ध्यान खींचने में और सरकार पर एक नैतिक दबाव, एक मॉरल प्रेशर बनाने में कामयाब हो सकता है? अच्छा सवाल है। मतलब एक दंतहीन भाग भी अगर दहाड़े तो क्या उसकी गूंज कुछ असर डाल सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.